आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड 23 अगस्त को लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जोर शोर से इस फंड को प्रमोट भी किया जा रहा है। ये फंड जो है वो किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा और आपको इस फंड से कितने % रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, क्या ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा, ये सारी ही बातें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित। अगर आप इसी तरीके के फैक्टफुल इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी का बेंचमार्क है एस&पी बीएसई पीएसयू इंडेक्स। इस इंडेक्स में 57 स्टॉक्स हैं और इनमें जो स्टॉक शामिल हुए हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइज की मिनिमम 51% होल्डिंग होती है। इस फंड का 80% पोर्टफोलियो जो है वो इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। रिमेनिंग 20% को फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डायनामिकली मैनेज करेंगे। इस फंड के जो मैनेजर हैं वो है मिस्टर मितुल कलावड़िया जी और मिस्टर आनंद शर्मा जी। इस इंडेक्स में सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को लिया जा सकता है जो कि पहले से एस&पी बीएसई 500 में प्रेजेंट हो। अब बात कर लेते हैं इसके सेक्टर वेट की और होल्डिंग वेट्स की। इसमें जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं उनका वेट 79% है और जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनका वेट 72% है। जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं उनमें से भी सबसे ज़्यादा वेट जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और यूटिलिटीज़ का है जो कि 50% से ऊपर का है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में भी सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और सेकेंड नंबर पे आता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका वेट जो है 10% और स्टेट बैंक का 24% का वेट है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो टॉप 2 सेक्टर्स हैं उन्हीं का वेट 50% से ऊपर है और टॉप 5 स्टॉक्स का भी 50% से ऊपर है, जिसकी वजह से इस इंडेक्स में कंसंट्रेशन का रिस्क दिखाई पड़ता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर अगर आउट परफॉर्म करेगा तभी ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा, वरना मेजोरिटी जो स्टॉक्स हैं या मेजोरिटी जो सेक्टर्स हैं अगर वो आउट परफॉर्म कर भी रहे हैं लेकिन ये जो मेजर इंडेक्स या मेजर सेक्टर या मेजर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इंडेक्स भी अंडर परफॉर्म करेगा। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इस प्रेजेंटेशन की और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं एस&पी बीएसई पीएसयू वर्सेस एस&पी बीएसई 500 जो कि इसका पेरेंट इंडेक्स है। शुरुआत करेंगे परफॉर्मेंस से। यहाँ पर जो है 1 महीना, 3 महीना और ईयर टिल डेट यानी जनवरी से लेकर अभी तक के रिटर्न्स, और यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न्स है 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो जो बेंचमार्क है यानी पेरेंट इंडेक्स है एस&पी बीएसई 500 उसका 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में इसने अपने चाइल्ड इंडेक्स यानी कि एस&पी बीएसई पीएसयू को आउट परफॉर्म किया है। 10 साल में पीएसयू का इंडेक्स का जो रिटर्न रहा है वो 5.19% का रहा है जबकि बेंचमार्क का 14.97%। 5 साल में 3.69% रहा है पीएसयू का जबकि बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 12.33%। 3 साल में बीएसई पीएसयू का 12.16% और बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 19.2%। सिर्फ 1 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो एस&पी बीएसई पीएसयू ने आउट परफॉर्म किया है अपने पेरेंट इंडेक्स को 17% और पेरेंट इंडेक्स का रिटर्न रहा है 8.82%। अगर अब 1 महीने की बात करते हैं तो एस&पी बीएसई पीएसयू का रिटर्न जो रहा है वो 8.17% और बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 9.76%। 3 महीने में जो चाइल्ड इंडेक्स है वो ज़्यादा नेगेटिव रहा है जबकि पेरेंट इंडेक्स का उतना नेगेटिव नहीं रहा है। ईयर टिल डेट यानी जनवरी से लेकर अभी तक जो है चाइल्ड इंडेक्स ने बेहतर परफॉर्म किया है जबकि पेरेंट इंडेक्स नेगेटिव रहा है 0.97% से। अब यहाँ पर कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2012 से लेकर 2021 अभी तक के रिटर्न्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी टाइम जो है पेरेंट इंडेक्स ने अपने चाइल्ड इंडेक्स को बीट किया है। अगर 2021 की बात करें तो अभी बात करें तो जो बेंचमार्क रिटर्न है वो 31.63 और चाइल्ड इंडेक्स के 47.95% है। चाइल्ड इंडेक्स ने बीट किया है अपने पेरेंट इंडेक्स को।
2020 की बात करें तो S&P BSE PSU जो है उसके नेगेटिव 12.8% के रिटर्न है, जबकि बेंचमार्क जो पेरेंट इंडेक्स है S&P BSE 500 उसके पॉजिटिव 18.41% के रिटर्न रहे हैं। 2019 में भी PSU इंडेक्स जो है वो नेगेटिव रहा है, जबकि S&P BSE 500 जो है वो पॉजिटिव रहा। 2018 में ये नेगेटिव 18% रहा है PSU इंडेक्स, जबकि S&P BSE केवल -1.81% नेगेटिव रहा। 2017 में भी जो पेरेंट इंडेक्स है उसने आउट परफॉर्म किया अपने चाइल्ड इंडेक्स को। 2016 केवल एक ऐसा साल रहा है और 2014 जहां पर पेरेंट इंडेक्स ने अपने चाइल्ड इंडेक्स से मात खाई है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेजर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेन रिटर्न देखें तो S&P BSE PSU का जो मेन रिटर्न है वो 15.83% का है पिछले 3 साल का, और S&P BSE 500 का जो मेन रिटर्न है वो 20.28% का है। वहीं पर अगर आप डेविएशन देखें तो जो PSU इंडेक्स है वो ज़्यादा डेविएट करता है, 29.75% का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि S&P BSE 500 का जो डेविएशन है 22.43, यानी काफ़ी कम डेविएशन है इन कंपैरिजन टू इट्स चाइल्ड इंडेक्स। शार्प रेशियो की बात करें तो 0.86% के साथ जो S&P BSE 500 है वो ज़्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। अब शॉर्टाइनो रेशियो की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो S&P BSE 500 का जो परसेंटेज है 0.86% है, जबकि PSU का है 0.64। यहाँ पे थोड़े लंबे समय की बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो अगर आप 5 साल का डेविएशन देखें तो 26.69% है S&P BSE PSU का, जबकि S&P 500 का केवल 19.62% है। 10 साल में भी अगर आप देखें तो जो डेविएशन है S&P BSE PSU का 24.75% है और S&P 500 का 17.17। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात कर लें तो यहाँ पर 5 साल में 0.14% का है और BSE PSU का 0.63। 10 साल में 0.21 है PSU का, जबकि S&P 500 का 0.87 है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो 2012 से दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो S&P 500 की है, जो ब्लैक है वो S&P BSE PSU की है। तो अगर आप देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, जबकि यहाँ पे जो S&P 500 है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न बना के दिए हैं। तो जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि ये जो फंड है वो अपने पेरेंट इंडेक्स यानी कि S&P BSE 500 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और इतना रिस्क लेने के बावजूद ये अपने इन्वेस्टर्स को उस तरीके से कंपनसेट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो भी आपने देखे कि काफ़ी कम है, और ये अपने मेन रिटर्न से बहुत ज़्यादा डेविएट करता है। मेन रिटर्न भी अगर हमने देखें तो पेरेंट इंडेक्स के मुकाबले में इसका जो मेन रिटर्न है वो भी काफ़ी कम है। तो अगर आप AMC की कॉल पर बेट करना चाहते हैं 1-2 साल के लिए तो आप बिल्कुल इस फंड के संग जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये फंड उतना बढ़िया नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस तरीके के फंड से कितने % के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। तो सिमिलर कैटेगरी के फंड्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, जैसे इन्वेस्को में भी हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ में भी है, SBI में भी सेम कैटेगरी का फंड है, सेम बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो ओल्डेस्ट फंड है इंडस्ट्री का उसको लिया है और उसके रोलिंग रिटर्न्स को मैंने चेक करा। तो अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करते हैं अपने फंड को तो लॉन्ग टर्म में इसके किस तरीके के रिटर्न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एवरेज रिटर्न जो इसका रहा है वो रहा है 3.79% का, हाईएस्ट रिटर्न जो रहा है वो रहा है 19.88% का, और जो लोवेस्ट रिटर्न रहा है वो रहा है -17.41% का, अगर किसी ने 3 साल इस फंड को होल्ड करा है तो। कहा जाता है कि किसी भी AMC का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो फंड होता है वो उस AMC के व्यूज़ का आईना होता है, क्योंकि उसका असेट एलोकेशन में AMC के व्यूज़ दिखाई पड़ रहे होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग किसी भी कैपिटलाइजेशन में या सेक्टर में अंडरवेट या ओवरवेट हो सकता है। तो अगर PSU कैटेगरी इतनी ही आकर्षक लग रही होती तो ICICI प्रूडेंशियल ने अपने फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर PSU स्टॉक्स को अच्छा वेट दिया होता।
तो मेरे हिसाब से इस फंड में उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो AMC की कॉल पर बेट करना चाहते हैं और जो अग्रेसिव हैं, यानी कि कम समय में बड़ा रिस्क उठाकर इस कॉल को मैच्योर करना चाहते हैं। अन्यथा किसी भी अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर रिस्क कम होगा इस इंडेक्स की तुलना में और लंबे समय में आप बेहतर रिटर्न बना पाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का सवाल है इस फंड से जुड़ा हुआ या किसी भी फंड से जुड़ा हुआ तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।